अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं ग्रुप एक्शन पर एक और लेक्चर लेके आया हूं जो कि मेरा लेक्चर नंबर 7 है। और इसमें मैं कुछ थ्योरम्स हैं वो बताऊंगा आपको और उनके प्रूफ्स कराऊंगा। इसी तरह से एक इक्विवेलेंट रिलेशन है जिसको हम जी इक्विवेलेंट रिलेशन भी कहते हैं, उसके रिलेटेड कुछ प्रूफ्स हैं वो कराऊंगा। और ऑर्बिट और ऑर्बिटल पोर्शन, इन सब को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फेथफुल ग्रुप एक्शन को देखते हैं। एन एक्शन स्टैटिक इज फेथफुल इफ व्हेन एवर जी एक्ट करेगा सेट के एलिमेंट पर तो सेट के एलिमेंट सेम आ जाए, तो जी हमारे पास आइडेंटिटी होना चाहिए। इस तरह का ग्रुप एक्शन फेथफुल ग्रुप एक्शन होगा। और फेथफुल ग्रुप एक्शन के रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखें, उसमें मैंने एग्जांपल्स भी कराई हैं। सब कुछ इस फेथफुल ग्रुप एक्शन के रिलेटेड कराया हुआ है। आज जस्ट इसके रिलेटेड एक थ्योरम है तो वो हम प्रूव करेंगे। तो देखिए थ्योरम क्या है। एन एक्शन इज फेथफुल इफ एंड ओनली इफ इट्स कर्नल इज आइडेंटिटी सब ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले एक साइड को कंसीडर करते हैं और दूसरी साइड प्रूव कर देते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड को कंसीडर करेंगे और पहली साइड प्रूव कर देंगे। तो चलिए प्रूफ की तरफ। हमने कह दिया लेट स्टैटिक बी द ग्रुप एक्शन ऑफ जी ऑन एक्स, सपोज स्टैटिक इज फेथफुल। तो फेथफुल की डेफिनेशन लगाई कि जी जब एक्ट करेगा ए के ऊपर तो ए को चेंज नहीं करेगा। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो जी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। तो हमने वही डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की डेफिनेशन क्या है वो भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह सब कुछ कराई हुई हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जाकर प्रीवियस लेक्चर मेरा देख लें। तो कर्नल की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई भी एलिमेंट कर्नल में होगा तो वो जब सेट के एलिमेंट पर एक्ट करेगा तो सेट के एलिमेंट को चेंज ना करे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास कर्नल की डेफिनेशन बन रही है। और यहाँ पर जो जी है हमने एलिमेंट लिया वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कर्नल में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो हमने गोया फेथफुल ग्रुप एक्शन को सपोज किया था और प्रूव कर दिया कि उसके कर्नल में आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी तरह से अब हम कन्वर्सली चलेंगे कि कर्नल हमारे पास आइडेंटिटी है तो हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे कर्नल की कि जी जब एक्ट करेगा ए के ऊपर तो ए आएगा। अब क्योंकि कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जी की जगह क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो हम कह सकते हैं व्हेन एवर जी एक्ट करता है ए के ऊपर और ए को चेंज नहीं करता तो जी हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल है। अब यही डेफिनेशन हमारे पास फेथफुल ग्रुप एक्शन की डेफिनेशन थी। तो हमने साबित कर ली इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन के कोई भी ग्रुप एक्शन फेथफुल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ उसके कर्नल में सिर्फ आइडेंटिटी हो, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि कर्नल जो है उसका वो आइडेंटिटी सब ग्रुप हो। तो ये था फेथफुल ग्रुप एक्शन के लिए प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास जी इक्विवेलेंट रिलेशन है। ये एक रिलेशन है और आइए देखते हैं इसको। लेट एक्स बी अ जी सेट एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज अ जी इक्विवेलेंट टू एन एलिमेंट वाई बिलोंग्स टू एक्स इफ एंड ओनली इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो क्या करना है, यहाँ पर हमने दो एलिमेंट उठाने हैं सेट के, एक्स और वाई, और एक एलिमेंट हमने उठाना है ग्रुप का। जब ग्रुप का एलिमेंट सेट के एक एलिमेंट पर एक्ट करेगा तो जो जवाब आएगा हमारे पास वो सेट का एलिमेंट होगा और उसको हमने नाम दे दिया y का। तो हम कहेंगे कि ये जो x है ये ग्रुप इक्विवेलेंट है y के, और उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x इज ग्रुप इक्विवेलेंट टू y। तो बेसिकली हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स उठाए सेट में से, एक एलिमेंट हमने उठाया ग्रुप में से। तो ग्रुप का एलिमेंट जब सेट के किसी एक एलिमेंट पर एक्ट करे तो आंसर में अगर दूसरा एलिमेंट आ जाए तो हम कहेंगे वो दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के ग्रुप इक्विवेलेंट हैं। इसी तरह से इसके रिलेटेड एक थ्योरम है, अ जी इक्विवेलेंट रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ अ जी सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। को किसी भी रिलेशन को अगर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना हो तो हमने क्या करना होता है, जस्ट तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना होता है। पहली प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक और तीसरी ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि एलिमेंट खुद से रिलेट हो जाए, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट उसी पहले एलिमेंट के साथ भी रिलेट होना चाहिए। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर x रिलेट हो रहा है y के साथ और y z के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, x भी
रिलेट होना चाहिए z के साथ। तो देखिए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। सबसे पहले हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी है कि हमने एक एलिमेंट लेना था ग्रुप में से और एक एलिमेंट लेना था हमने सेट में से। हमने क्या लिया, ग्रुप में से जो एलिमेंट लिया वो आइडेंटिटी ले लिया और सेट में से जो एलिमेंट लिया उसको x का नाम दे दिया। तो आइडेंटिटी जब x एक्ट करेगा x के ऊपर तो डेफिनेशन ऑफ ग्रुप एक्शन के मुताबिक ये हमारे पास x आ जाएगा। तो गोया हमने साबित कर लिया कि ये जो x है ये अपने साथ ग्रुप इक्विवेलेंट है। तो ये तो हो गई हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से जब हम बात करेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी की तो हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स उठाएंगे सेट में से, एक एलिमेंट उठाएंगे ग्रुप में से और हम कहते हैं कि अगर x ग्रुप इक्विवेलेंट है y के साथ तो डेफिनेशन के मुताबिक ये जो ग्रुप का एलिमेंट है ये जब एक्ट करेगा x के ऊपर तो आंसर हमारे पास y आना चाहिए। इसी तरह से अब क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट g है तो g इनवर्स भी उसी ग्रुप के एलिमेंट में होगा। तो हमने क्या किया, इस साइड से g इनवर्स को एक्ट करा दिया। अब ये हमारे पास यहाँ पर इस साइड पे ये रिलेशन बन जाएगी और यहाँ पर क्या आएगा, g इनवर्स एक्ट कर रहा है y के ऊपर। अब यहाँ से हम दूसरी प्रॉपर्टी जो ग्रुप एक्शन की थी जिसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं उसके मुताबिक हमने इसको इकट्ठा कर लिया। अब ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया और आइडेंटिटी जब एक्ट कर रहा है x के ऊपर तो हमारे पास आंसर x आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू g इनवर्स एक्ट कर रहा है y के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो हमें पता चल रहा है कि y भी ग्रुप इक्विवेलेंट है x के लिए। तो गोया हमने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करा ली। इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि हमने तीन एलिमेंट्स ले लिए x में से और दो एलिमेंट ले लिए ग्रुप में से। हमने कहा कि x जो है वो ग्रुप इक्विवेलेंट है y के साथ और y जो है वो ग्रुप इक्विवेलेंट है z के साथ। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो x है ये ग्रुप इक्विवेलेंट है z के साथ। गोया हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, G1 एक्ट कर रहा है x के ऊपर तो आंसर y आ रहा है। इसी तरह से G2 जब एक्ट करेगा y के ऊपर तो आंसर z आएगा। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, G2 एक्ट कर रहा है x के ऊपर और G1 एक्ट कर रहा है x के ऊपर। यहाँ से हम सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप एक्शन इस्तेमाल करेंगे और अब क्योंकि G1 और G2 ग्रुप के एलिमेंट हैं तो इनका प्रोडक्ट भी ग्रुप का एलिमेंट होगा और हमने नाम दे दिया उस एलिमेंट को G3 का। तो देखिए यहाँ से G3 एक्ट कर रहा है x के ऊपर और आंसर हमारे पास z आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो x है ये भी इक्विवेलेंट है z के साथ। तो देखिए हमने प्रूव कर लिए तीनों कंडीशंस और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन हम क्यों प्रूव करते हैं, पार्टीशन करने के लिए, और आगे जब हम देखेंगे तो इसकी पार्टीशंस बहुत ही हमारे पास हेल्पफुल होने वाली हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है ऑर्बिटल पार्टीशन एंड ऑर्बिट। लेट x बी अ g सेट सिंस g इक्विवेलेंट रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। वही बात कह दी कि हमने प्रूव भी किया है कि जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सो इट पार्टीशंस x इनटू पार्ट्स ईच ऑफ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट ऑफ x। तो गोया उसकी पार्टीशन के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट का ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं। और दिस पार्टीशन इज कॉल्ड ऑर्बिटल पार्टीशन और इस पार्टीशन को हम क्या नाम दे देते हैं, ऑर्बिटल पार्टीशन ऑफ x। मैथमेटिकली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ एनी x बिलोंग्स टू x। अब देखिए ऑर्बिट हमने क्या करना है, सेट के एलिमेंट्स का लेना है। तो उस सेट का एलिमेंट हमने कह दिया x और x का ऑर्बिट में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे सेट के जिनके साथ वो x इक्विवेलेंट होगा। तो गोया एक क्लास हमारे पास x के लिए बन जाती है। इसी तरह से हम अगर कोई दूसरा एलिमेंट ले लें, फ़र्ज़ करें z का नाम दे दिया, तो ऑर्बिट ऑफ z में क्या होगा, जो z की g इक्विवेलेंट क्लास होगी, यानी कि z के वो तमाम एलिमेंट x के वो तमाम एलिमेंट जिनके साथ z g इक्विवेलेंट होगा तो वो उसकी क्लास में आ जाएंगे। तो गोया हम पार्टीशंस के ज़रिए, क्लास के ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिट। और यहाँ से हम डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे कि g एक्ट कर रहा है x के ऊपर तो आंसर y आ रहा है। और ये क्या आ गया, g एक्ट करेगा x के ऊपर क्योंकि इसमें तमाम एलिमेंट्स y टाइप हैं। तो क्या आ जाएगा, जस्ट हमने ग्रुप के एलिमेंट्स को चेंज करते जाना है और x के एलिमेंट पर एक्ट कराना जाना है। जो हमारे पास आंसर आएगा वो उसकी
ऑर्बिट में या उसकी क्लास में आ जाएगा। इसी के रिलेटेड एक एग्जांपल देखिए कि अंडर द परमुटेशन ग्रुप एक्शन ऑफ S4 ऑन x इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो जब हम ऑर्बिट ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रुप के एलिमेंट G आएगा और वो एक्ट करेगा 1 के ऊपर, तो उसके तमाम जो आंसर्स पॉसिबल होंगे वो उसके ऑर्बिट में चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये S4 के लिए हमारे पास बताया हुआ है, यहाँ पर x क्या है, A B C D। और जब हम फाइंड करेंगे ऑर्बिट ऑफ A तो क्या आएगा, एक तो हमारे पास आइडेंटिटी परमुटेशन है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन को जब हम एक्ट कराएंगे A के ऊपर तो A का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास A। इसी तरह से जब हम इस एलिमेंट को लेंगे और इसको हम अगर फाई का नाम दे दें तो इसको जब हम एक्ट कराएंगे ग्रुप सेट के एलिमेंट A के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा B। इसी तरह से जब हम इस एलिमेंट को उठाएंगे और सेट के एलिमेंट पर एक्ट कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा C। और सेम ही तरीके से अगर हम इस एलिमेंट को उठाएं और सेट के एलिमेंट A पर एक्ट कराएं तो हमारे पास आंसर आ जाता है D। तो हम इस ग्रुप का कोई भी एलिमेंट उठा लें, उसको जब हम एक्ट कराएंगे A के ऊपर, जितने हमारे पास पॉसिबल आंसर आएंगे उसको हम कहेंगे कि वो उस एलिमेंट के ऑर्बिट में चले गए। जैसे यहाँ पर अगर हम ऑर्बिट ऑफ A की बात करें तो उसमें A B C D ये तमाम एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखिए सेम इसी तरीके से हमने क्या कहा कि ये कोई हमारे पास परमुटेशन है, उसको जब हमने एक्ट कराया x के ऊपर तो हमारे पास पॉसिबल आंसर क्या आ जाते हैं 1 2 3 एंड 4। इसी तरह से हम ऑर्बिट ऑफ 2 फाइंड कर सकते हैं, ऑर्बिट ऑफ 3, ऑर्बिट ऑफ 4। तो तमाम एलिमेंट्स के हम ऑर्बिट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से दूसरी एग्जांपल देखिए कि हमने क्या कहा, x जो है ये कोई सब ग्रुप है G का और एक्ट कर रहा है G के ऊपर अंडर द एक्शन। इस तरह से हमारे पास एक्शन डिफाइन है कि H जब एक्ट करता है G पर तो वो जस्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो G को हम कहेंगे ये एक H सेट है और फॉर एनी G बिलोंग्स टू G ऑर्बिट क्या होगा, ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या है कि वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जिनके साथ अगर ग्रुप का एलिमेंट, अब यहाँ पर हमने ग्रुप कौन सा लिया हुआ है, H लिया हुआ है और सेट हमने लिया हुआ है G। तो जब हमारे पास H का कोई भी एलिमेंट उठाएं और वो एक्ट करे G पर, जो आंसर आएगा वो उसके ऑर्बिट में चला जाएगा। तो देखिए इस रिलेशन को जब हमने ओपन किया तो क्या आ गया, H एक्ट कर रहा है G के ऊपर, आंसर G1 आ रहा है। और डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, जो एक्शन डिफाइन था वो किस तरह से था कि वो दोनों एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, HG मल्टीप्लाई हो गया। तो देखिए ज़रा गौर से हम कह सकते हैं कि जब सेट का एलिमेंट जो हमने लिया यहाँ पर G, जिसका हमने ऑर्बिट फाइंड करना है, उसको अगर हम H के राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएं तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो क्या होगा, उसके ऑर्बिट में चले जाएंगे। तो बेसिकली अगर हम ज़रा गौर से देखें तो ये एक राइट को सेट बन रहा है। तो अगर हमारे पास ग्रुप एक्शन इस तरीके से डिफाइन हो और हमने G के एलिमेंट्स के ऑर्बिट फाइंड करने हों तो जस्ट हम क्या करेंगे, H के साथ उस एलिमेंट के राइट को सेट से ले लेंगे तो वो जो जवाब आएगा वो उसके ऑर्बिट में चला जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने ग्रुप ले लिया 1 -1 आयोटा एंड -आयोटा और जो हमने सब ग्रुप ले लिया वो 1 और -1 है। अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्बिट ऑफ आयोटा अंडर द एक्शन डिफाइंड अबव। तो उसमें क्या था, हमने क्या करना था, जस्ट उसके राइट को सेट्स फाइंड करने थे। तो हमने क्या किया, आयोटा का अब हमने ऑर्बिट फाइंड करना है तो आयोटा को H के राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लिया हमने। तो जो आंसर आया वो हमारे पास गिवन है कि आयोटा और माइनस आयोटा। तो ऑर्बिट ऑफ आयोटा क्या आ गया, आयोटा एंड माइनस आयोटा। ये तो हो गया जो हमने प्रीवियस डिफाइन किया है। अब डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम ज़रा गौर से देखें तो ऑर्बिट ऑफ आयोटा क्या आएगा, सेट G के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे पास आयोटा के साथ H इक्विवेलेंट होंगे। तो देखिए यहाँ से हमने डेफिनेशन को इस्तेमाल किया, H एक्ट करेगा G के ऊपर, यानी कि यहाँ पर आयोटा हम लिखेंगे, H जब एक्ट करेगा आयोटा के ऊपर तो आंसर जो आएगा वो हमारे पास उसके ऑर्बिट में चला जाएगा। तो हमने H का एलिमेंट ले लिया, H के हमारे पास जस्ट दो एलिमेंट हैं 1 और -1। तो H का जब हमने एलिमेंट लिया 1 तो
तो वन को जब एक्ट कराएंगे आयोटा के ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा, उसी डेफिनेशन के मुताबिक जो हमने एक्शन डिफाइन किया है उसके मुताबिक हमारे पास आंसर आयोटा आएगा। गोया ऑर्बिट ऑफ आयोटा में एक तो आयोटा चला गया। इस तरह से एच का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे -1 और उसको जब हम एक्ट कराएंगे आयोटा के ऊपर तो उसी डेफिनेशन के मुताबिक माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं ऑर्बिट ऑफ आयोटा में एक तो आयोटा चला गया और दूसरा माइनस आयोटा। तो यहाँ से या इसकी डेफिनेशन से हम किसी भी तरीके से चाहें तो ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन। किसी भी ग्रुप एक्शन को हम ट्रांजिटिव कहेंगे अगर उसका कोई एक एलिमेंट सेट में से ऐसा निकल आए जिसका हम ऑर्बिट लें और पूरे का पूरा सेट आ जाए तो इस एक्शन को हम कहेंगे ये एक ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन है। जैसे इस एग्जांपल में हमने किया था कि इसका कोई भी एक एलिमेंट उठाएं, उसका जब हम ऑर्बिट फाइंड करेंगे तो हमारे पास पूरे का पूरा एक्स आ रहा है। तो अगर ये कंडीशन सिर्फ एक एलिमेंट के लिए भी सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो एक्शन है ये एक ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, एक्स इज इक्विवेलेंट टू वाई। तो देखिए एक एग्जांपल के द परमुटेशन ग्रुप एक्शन ऑफ एस एन ऑन सेट एक्स इज ट्रांजिटिव। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई भी है, तो उसमें हमने S4 लिया था। तो यहाँ पर क्या बात हुई, जस्ट Sn की बात हो गई और ग्रुप एक्शन क्या है, परमुटेशन ग्रुप एक्शन है। तो हम कह सकते हैं बिकॉज फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट अ परमुटेशन अल्फा बिलोंग्स टू Sn सच दैट जब अल्फा एक्ट करेगा एक्स के ऊपर तो डेफिनेशन के मुताबिक, परमुटेशन एक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक यहाँ पर अल्फा ऑफ एक्स आ जाएगा, यानी कि इमेज एलिमेंट आ जाएगा और वो हमारे पास y के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि अल्फ़ा एक्ट कर रहा है x के ऊपर और आंसर y आ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो x और y होंगे ये ग्रुप इक्विवेलेंट हो जाएंगे। इसी तरह से एक और एग्जांपल दी गई है जिसमें ग्रुप एक्शन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने सब ग्रुप ले लिया S4 का कि आइडेंटिटी और 1 2 3 4 ये हमारे पास परमुटेशन है और इसको हमने कंसीडर कर लिया कि ये हमारे पास ग्रुप है और जो सेट हमने लिया वो 1 2 3 4 है अंडर द परमुटेशन ग्रुप एक्शन। तो देखिए अगर हम इस एलिमेंट को अल्फ़ा का नाम दे देंगे और इसको हम आइडेंटिटी का नाम दे दें तो क्या आएगा, आइडेंटिटी में 1 की इमेज 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। इसी तरह से अल्फ़ा में क्या आएगा, 1 की इमेज 2 और 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4 और 4 की इमेज 3। तो देखिए जब हम ऑर्बिट ऑफ 1 फाइंड करेंगे, इस सेट के एलिमेंट पहले एलिमेंट का हम ऑर्बिट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास फाई, अगर कोई इन दोनों में से कोई भी हम परमुटेशन ले लें और उसकी 1 के ऊपर इमेज देख लें तो देखिए जब हमने ये परमुटेशन ली तो इसमें अल्फ़ा को लिया, अल्फ़ा में 1 की इमेज आ गई 2, तो इसका 2 जो है वो ऑर्बिट में चला गया। इसी तरह से जब हमने आई को लिया एक परमुटेशन और इसमें 1 की इमेज देखी तो यहाँ पर 1 है तो 1 भी इसके ऑर्बिट में आ जाएगा। तो गोया 1 के ऑर्बिट में 1 और 2 दो एलिमेंट्स आ गए। इसी तरह से ऑर्बिट ऑफ 2 में 1 और 2 आएंगे, ऑर्बिट ऑफ 3 में 1 और 4 आ जाएंगे, ऑर्बिट ऑफ 4 में 1 और 3 आ जाएंगे। तो हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट ऐसा नहीं बन रहा जिसका हम ऑर्बिट लें और पूरे का पूरा हमारे पास सेट एक्स बन जाए। तो हम कहेंगे कि ये जो ग्रुप एक्शन है इस सब ग्रुप के लिए, एच के लिए, ये एक ट्रांजिटिव ग्रुप एक्शन नहीं है।